हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर कितना 14 तक कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं उसके अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में? बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x है। कोई एक वक्र है, उस वक्र का अवकल समीकरण क्या दिया है? y डैश इक्वल टू e के पावर x साइन x। सबसे पहले इस अवकल समीकरण को हल करके हम क्या बनाएंगे? व्यापक हल। आपको पता है ना, किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या बताता है? एक वक्र को बताता है? बिल्कुल नहीं, एक वक्र के कुल को बताता है। जो व्यापक हल होता है वो वक्रों के कुल को बताता है और जो विशिष्ट हल होता है वो किसी एक विशेष वक्र को बताता है। तो चलो, y डैश का मतलब क्या है? ये क्या है? वक्र का अवकल समीकरण है। अरे ये वक्र का अवकल समीकरण है ना। आप लिखोगे चूंकि दिए गए वक्र का अवकल समीकरण या दिया है वक्र का अवकल समीकरण कितना है? y डैश इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, ये बराबर e के पावर x इंटू साइन एक्स। तो सब क्या हमको हल निकालना है? तो x एक तरफ करना पड़ेगा, तो x वाला फंक्शन एक ही तरफ है तो ले जाओ e के पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सभी x और y एक तरफ है तो अब इंटीग्रेशन कर दे। इसे मान लो, चलो समीकरण नंबर 1 यही वक्र है, बस हमने इसे पक्षांतर करके अरेंज करके ऐसा लिखा है। तो समीकरण 1 का या अवकल समीकरण 1 का क्या करने पर? समाकलन करने पर। तो जब समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर x साइन x dx प्लस सी। तो dy का कितना हो जाएगा? y e के पावर x इंटू साइन एक्स। इसे I1 मान के अलग से कर दे, फर्स्ट इंटू सेकंड से करना पड़ेगा इसमें ना। तो इतने को I1 मान लेते हैं पूरी को और इसको C मान लेते हैं। ये फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा इसमें, तो इसे हम अलग से करेंगे। तो मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 2। I1 है कितना? इंटीग्रेशन e के पावर x साइन x dx। तो आइलेट वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड। तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट को ऐसे लिखोगे साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कास एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स। और फिर से पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। अभी इसका इंटीग्रेशन सिंपली नहीं कर सकते हो ना, इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो कास एक्स आपका फर्स्ट हो जाएगा और ए की पावर एक्स आपका सेकंड हो जाएगा। आप ये सब क्वेश्चन कर चुके हो इंटीग्रेशन में। तो साइन एक्स इंटू ए की पावर एक्स माइनस, बताओ, तो फर्स्ट को ऐसे लिखोगे, कास एक्स वैसे लिखोगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ए की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स। अभी पूरा इसका फिर से करना है इंटीग्रेशन। तो क्या ये माइनस और ये माइनस प्लस कर सकते हो ना? तो कितना जाएगा? ए के पावर एक्स हम थोड़ा आगे लिखते हैं, ए के पावर एक्स साइन एक्स, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस कास एक्स इंटू ए के पावर एक्स को हम आगे लिखते हैं, ठीक है, ए के पावर एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें या तो फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, लेकिन क्यों? यही तो आपका है I1। अरे इतने की जगह I1 लिख सकते हो ना, I1 यही तो था ना, e के पावर x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू साइन एक्स। तो आपने क्या निकाला? I1 का वैल्यू कितना आपको मिला? e के पावर x कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ से? तो बचे कितना? साइन x माइनस कास x, और ये आपका क्या है? I1। तो माइनस I1 जाके प्लस I1 हो जाएगा, तो I1 प्लस I1 2I1। तो हमें चाहिए क्या? केवल I1 चाहिए था ना। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? e की पावर x अपान 2, क्योंकि 2I1 बराबर रहेगा तो 2 इधर आके इंटू साइन x माइनस कास x। ये I1 का वैल्यू मिला। I1 का वैल्यू ले जाके कहाँ रखेंगे? समीकरण
2 में, तो I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू I1 यानी e के पावर x अपान 2 इंटू साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस कांस्टेंट c। ये कैसा सोल्यूशन हुआ, अभी व्यापक हल है। ये व्यापक हल किसको रिप्रेजेंट करता है, वक्रों के कुल को, वक्रों के कुल को। लेकिन हमको एक ऐसे वक्र का समीकरण चाहिए जो 0,0 से गुजरे। बात समझ में आ रहा है ना, हमको एक ऐसे वक्र का, क्योंकि अब जैसे हो सकता है कि हम एग्जाम्पल ले रहे फिर से समझाने के लिए, आपको कई बार समझा दे चुके हैं ये। जैसे मान लो एक वक्र ये हुआ, सर्कल ही मान लो, ये सर्कल को नहीं रिप्रेजेंट करता है। मान लो अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता, ऐसा दूसरा सर्कल होता, फिर तीसरा सर्कल होता, फिर चौथा सर्कल होता। तो जो इस टाइप का प्लस सी वाला यानी एक स्वेच्छ अचर वाला आता तो पूरे कुल को रिप्रेजेंट करता। हमको ऐसा सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो 1,2 से, ये तो 1,2 से नहीं पास करेगा ना। अगर ये 1,2 से पास करिए तो फिर क्योंकि 1,2 फिर यही होगा, 1,2 यहाँ पर तो नहीं हो सकता है, या कहीं भी नहीं हो सकता 1,2, क्योंकि एक बिंदु का केवल एक निर्देशांक होता है, या एक निर्देशांक केवल एक ही बिंदु का होता है। अगर 1,2 इस बिंदु का निर्देशांक हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इसी बिंदु का निर्देशांक 1,2 होगा। तो अगर हमको एक ऐसे वृत्त का समीकरण चाहिए जो 1,2 से पास कर रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, एक विशेष वक्र का समीकरण पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। तो ऐसे ही ये जिस भी वक्र को निरूपित कर रहा होगा, इस टाइप के बहुत सारे वक्र होंगे, सी का वैल्यू बदलते जाओगे तो अलग अलग वक्र मिलते जाएंगे कि नहीं मिलते जाएंगे। हमको एक ऐसे वक्र का समीकरण चाहिए जो 0,0 से पास कर रहा है, यानी क्योंकि वक्र 0,0 से गुजरता है, इस बात का मतलब क्या होगा, x वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 आप रख सकते हो। तो जब x बराबर 0 और y बराबर 0 इस समीकरण में ले जाके रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 इक्वल टू e का पावर 0 अपान 2 इंटू साइन 0 माइनस कास 0 प्लस c। तो 0 बराबर e की पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, किसी का पावर 0 1 होता है, अपान 2 साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कास 0 वैल्यू 1 प्लस c। तो कितना आया, 0 बराबर -1/2, 0 में से -1 करोगे -1 आएगा, और -1/2 उधर जाके +1/2 हो जाएगा, यानी c बराबर आपको कितना मिला, +1/2। और यही c का वैल्यू ले जाके इसमें रख दोगे तो वो भी वक्र का ही समीकरण होगा, लेकिन ऐसे वक्र का समीकरण होगा जो इस बिंदु से गुजरता होगा। तो इसे हम मिटाते हैं तो समझाने के लिए क्यों लागू करता है। तो जब आपको ये बोल देता है कि इतने इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण, मतलब समझ रहे हो ना, विशिष्ट हल का बात कर रहा है। तो इसे कुछ माने हो आप, 2 तक माने हो, इसे समीकरण 3 मान लो। तो समीकरण 3 से क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू e के पावर x अपान 2 इंटू साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस 1/2। आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लोगे इधर 2y हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2y इक्वल टू, या ऐसे ही लिख दो ना, y इक्वल टू 1/2 इंटू e के पावर x साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस 1। ये आपका कैसा समीकरण हुआ, किसका समीकरण हुआ, ऐसे वक्र का समीकरण हुआ जिसका अवकल समीकरण तो ये है और वह बिंदु 0,0 से गुजरता है। बस समझ आ रहा है ना। देखो आपका आंसर इस पे, इसको थोड़ा इस फॉर्म में किया है, ये 2 भाग इधर आके क्या हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2y, और ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो फिर इधर बचे कितना, यही e के पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कास एक्स। तो आपका आंसर ये दिया। तो आप ये कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अवकल समीकरण xy इंटू dy/dx इक्वल टू x + 2 इंटू y+2 के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र ज्ञात कीजिए, 1, तो फिर वही चीज है, ये क्या कर रहा है, अवकल समीकरण निरूपित कर रहा है। हमको एक ऐसा वक्र चाहिए जो उस बिंदु से गुजरे। तो सबसे पहले इससे हम व्यापक हल निकालेंगे और वहां से जो स्वेच्छ अचर को हटा देंगे, तो ये आपका ऐसा वक्र हो जाएगा जो उस बिंदु से पास कर रहा है। तो चलो, तो सबसे पहले यहां से अलग कर पाओगे क्या, देखो y dy, और ये इधर आके कितना आ जाएगा y+2 बराबर, ये कितना हुआ x+2 और ये अपान x और dx उधर चला गया। अब ये आपका अवकल समीकरण दिख रहा है, कैसा अवकल समीकरण है, जिसमें सभी चर क्या है, अलग अलग है। अब तो इंटीग्रेशन कर दे,
तो समीकरण एक का क्या करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, यानी इंटीग्रेशन वाई डी वाई अपान वाई प्लस टू बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अपान एक्स डी एक्स। इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, इतना बट्टी इतना करोगे एक हो जाएगा, और इतना बट्टी इतना करोगे 2/x हो जाएगा। लेकिन इधर का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप +2 जोड़ दो -2 कर दो। जब करने का मतलब हम इसे ऐसे लिख दे क्या, y + 2 - 2 अपान y + 2 dy। इस बात का मतलब क्या हुआ, y + 2 बटे एक बार इतना करोगे तो y + 2 इतना करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और जब इतना बटे इतना करो कितना हो जाएगा 2/y + 2। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं दोनों साइड, और ये आपका क्या है dy। इस साइड आपका ये क्या हुआ x/1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2/x dx। चलो वही कॉपी कर देते। अच्छा कांस्टेंट भी आप जोड़ देना, तो 1 + 2/x dx + c। तो अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन का मतलब 1 का अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, -2 कांस्टेंट बाहर लो, और 1/y + 2 का आप अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसमें भी आप 1 का अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, प्लस 2/x dx अलग कर सकते हो प्लस c। तो कितना आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन -2 × 1/y का log y होगा, यानी log mod में y + 2। तो y + 2 का फिर से करोगे तो 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 का कितना होगा x, क्योंकि x सापेक्ष करना है ना, प्लस 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ही ले लो, बचेगा अंदर 1, और 1/x का कितना होता है log mod में x + c। अब ये आपका इधर देखो, आप सबको एक तरफ कर सकते हो, या प्लस वाले को एक तरफ कर लो, माइनस वाले या log वाले को एक तरफ कर लो, जैसा भी आपका मर्जी। तो हम क्या करते हैं y - x, ये +x इधर के क्या आ जाएगा, और ये प्लस वाले को उधर लेके जाते हैं ना log वाले को, तो कितना आ जाएगा ये 2 log y + 2, और इधर कितना बचा +2 log mod में x। अच्छा ये जो कांस्टेंट है इसको भी हम c1 बोल देते हैं, और इसको भी log के टर्म में लिख दें क्या ना, इस कांस्टेंट को हम क्या लिख देते हैं log c। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस log, तो इसे हम y - x = यहाँ पर देखो 2 इसके पार में चला जाएगा, और 2 भी इसके पार में आ जाएगा, बोलो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं log y + 2 का होल स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर इंटू c भी लिख सकते हो ना ऐसा। या एक काम करो ना, हमें ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, इस कांस्टेंट को वैसे ही रहने दो, क्योंकि सब इधर भी log नहीं है, जब सब हर साइड log होता है तो उसको भी log में लिख देते हैं, इसको आप कांस्टेंट c ही मान के, ठीक है। वरना ये कांस्टेंट इस log के अंदर आ जाएगा तो उसका वैल्यू निकालना फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर इधर भी log होता तो हम इधर भी log लिख देते, क्योंकि फिर इधर से log उधर से log हट जाता, और ये कांस्टेंट log के अंदर से फ्री हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर इसको भी log के टर्म लिख देंगे तो कांस्टेंट इसी log के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको अलग से रखते हैं, क्योंकि जब हम y और x का वैल्यू रखेंगे तो सीधा हमको पक्षांतर करके तुरंत c का वैल्यू मिल जाएगा। तो आओ, ये क्या हुआ y - x = log y + 2 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस c। ये अभी वक्रों के कुल का अवकल समीकरण होगा। किसका अवकल समीकरण होगा, अवकल समीकरण नहीं, हल केवल वक्रों के कुल का समीकरण होगा। ये अवकल समीकरण तो ये था, लेकिन हमको एक ऐसा विशेष वक्र चाहिए जो कि इस बिंदु से पास करे। तो चूंकि वक्र, इसे कुछ समीकरण मान लो, अभी तक एक ही समीकरण माने हो, मान लो ये समीकरण क्या है आपका 2। तो चूंकि वक्र 1, -1 से गुजरता है, इस बात का मतलब क्या हुआ, हम x की जगह 1 और y की जगह -1 रखेंगे। तो रखो -1 माइनस ये जगह कितना 1 बराबर log y + 2 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू कितना रखना है -1 + 2 का होल स्क्वायर इंटू x 1 का स्क्वायर प्लस c। तो -2 हो जाएगा इक्वल टू log 2 में से 1 घटाओगे 1 ही बचेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आएगा, अंदर बचा कितना, और log 1 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 0। तो c का वैल्यू यहाँ से मिला कितना -2। बस अब ये c का वैल्यू ले जाके समीकरण 2 में रख दो। तो c का मान कहाँ रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब रखोगे तो कितना हो जाएगा y - x = log x स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं x स्क्वायर इंटू y + 2 का होल स्क्वायर -2।
तो ये कितना हो जाएगा, -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2। तो y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर log x स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वेयर। तो ये क्या हुआ, एक ऐसे वक्र का समीकरण है जो कि जिसका अवकल समीकरण यह है और वह बिंदु 1, -1 से गुजरता है। तो सवाल सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। आपको सब वही करना, एक ही टाइप का आप पूरा सवाल लगा रहे हो, आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो ये सब सवाल आप पहले सोल्यूशन मत देखा करो, पहले आप सब अपने मन से लगाया करो एक बार, उसके बाद जब नहीं आता तो उसके बाद सोल्यूशन आप देखा करो। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, बिंदु 0, -2 से गुजरने वाला, आपको बोल दिया कि वक्र किस बिंदु से गुजर रहा है, 0, -2 से गुजर रहा है। गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु, मतलब जो भी वक्र है, हमको एक ऐसे वक्र का समीकरण चाहिए जो कि 0, -2 से गुजर रहा है और जिसके किसी बिंदु, मान लेते हैं किसी बिंदु को जब बात करिए तो अपने मन से बिंदु एक्स वाई मानेंगे, जनरल पॉइंट, जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx। आपको बताएं किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy/dx। और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, इस बिंदु पर अगर आपने स्पर्श रेखा खींचा उसका प्रवणता ही होगा, तो बोला कि ये प्रवणता और जिस बिंदु पर आपने स्पर्श रेखा खींचा उस बिंदु का y निर्देशांक का गुणनफल यानी गुणे y। उस बिंदु पर प्रवणता और y निर्देशांक का गुणनफल, गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा ही तो करना पड़ेगा। ये किसके बराबर आपको दिया है, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, यानी ये बराबर है किसके, x के। बात समझ में आया। तो आप क्या लिखोगे, कौन सा ये क्वेश्चन है 17। तो वक्र, किसी वक्र के बिंदु एक्स वाई पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, ये होता है dy/dx। तो आप प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हो, प्रश्नानुसार यानी सवाल के हिसाब से, सवाल में क्या बोला है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक का गुणनफल ये किसके बराबर है, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो क्या यहां से हम जब एक अवकल समीकरण प्राप्त हुआ तो हम यहां से हल निकाल सकते हैं, व्यापक हल। व्यापक हल किसको बताएगा, वक्रों के कुल को बताएगा, लेकिन हमको एक विशेष वक्र को चाहिए जो कि किससे पास करा, 0, -2। तो सबसे पहले आप इसका आप हल निकलवाओ। तो कितना हो जाएगा, dy, y को पहले लिख दे बराबर x × dx, अलग हो गया। इसे मान लो कुछ समीकरण नंबर, बस सब इंटीग्रेशन करना है। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx प्लस कांस्टेंट, तो y² इक्वल टू x² प्लस c। तो यहां से क्या हुआ, y² प्लस x² बराबर x², क्या हम इसे ऐसा लिख दें प्लस 2c/2, अरे बटे एक करके इसका गुणा कर दिए। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ये कांस्टेंट को c1 लेके चल रहे हैं। अब 2 से 2 तो y² इक्वल टू x² प्लस c, जहां c क्या है, यहां c ये किसकी जगह आया है, 2c1 की जगह पर आया। तो ये क्या हुआ, इसे आप कुछ मान लो समीकरण नंबर 2। तो ये किसका समीकरण है, वक्र के लिए वक्र को निरूपित करा, वक्रों के कुल को हमें वक्र चाहिए जो कि उस बिंदु से पास करे। आप लिखोगे क्या, चूंकि वक्र बिंदु किससे गुजरता है, 0, -2 से गुजरता है, अतः आप y का वैल्यू कितना, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x का 0, तो c का वैल्यू यहां से कितना मिला 4। तो बस ये c का मान ले जाके समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, y² इक्वल टू x² प्लस 4। तो आपको ये ऐसे लिख के दिया है, y² इक्वल टू प्लस x² -x² हो जाएगा बराबर। चलो आप कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर कितना, 18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है,
एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है यदि वह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता है तो वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको मान लो कोई एक वक्र है, अपने मन से वक्र समझने के लिए कुछ भी बना सकते हो ना। कैसा कह रहा कि एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, अगर कोई बिंदु हमने लिया x y, इस पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है यानी dy/dx, स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आया ये किसके दुगना है? स्पर्श बिंदु को, कोई एक बिंदु है -4, -3, स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा की प्रवणता की दुगनी है। समझ आया ना सवाल में क्या बोला? फिर से सवाल एक बार मिलाओ। सवाल में क्या बोला है? कोई एक वक्र है, उस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या होता है? dy/dx। किसी भी बिंदु पर x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है? dy/dx। ये किसके बराबर सवाल बोला है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु का मतलब जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हो उसी बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हो। तो इस स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, 3 से मिलाने वाली जो रेखा है उसकी प्रवणता की दुगनी है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी। तो क्या दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा की प्रवणता जानते हो कि नहीं जानते हो? y2 - y1 x2 माइनस किसी दो, अगर आपको एक रेखा पे दो बिंदु पता है x1 y1 x2 y2, तो उस रेखा का जो प्रवणता होता है क्या आता है? y2 - y1 x2 माइनस x1। ये लाइन वाइन के बारे में आप याद रखो ना, इस समय क्लास 11th में लाइन वाला चल भी रहा है। प्रवणता वर्ता जाके अपना देख के क्लियर भी कर सकते हो। तो चलो यहां से तो बताओ, अगर आपको ये दो बिंदु पता है इसका प्रवणता बताओ क्या हो जाएगा? इस रेखा का प्रवणता, अरे भाई बताओ, लिख रहे हैं, लिखने को लिखेंगे, पहले बताओ। -3 माइनस y अपान -4 माइनस x। अरे आप इसको x1 y1 मान लो और इसको आप x2 y2 मान लो, तो y2 - y1 होता है यानी -3 - y, ये y है, अपान x2 - x1। x2 का वैल्यू कितना है? -4, माइनस है तो माइनस लगा है, x1 का वैल्यू कितना है? x है। तो ये क्या आ गया? ये क्या है? ये क्या है? इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा की प्रवणता। और सवाल बोला है कि इसी का दुगना है क्या? स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/। समझ में आया ना बात? चलो आओ लिखते हैं। वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx। वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx होगा। फिर हमें क्या चाहिए? स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की भी प्रवणता चाहिए। स्पर्श बिंदु क्या है? x y। स्पर्श बिंदु का मतलब क्या है? जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हो उसी बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो किस बिंदु पर स्पर्श रेखा का बात हो रहा है? x y पर। तो स्पर्श बिंदु को कौन सा बिंदु? -4, -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी? -3 - y अपान -4, माइनस ऊपर से कॉमन ले, माइनस नीचे से कॉमन लेके प्लस प्लस कर देखिए सबको, तो कितना आ जाएगा? y+3/x+4। x y को पहले लिख दिया। तो प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि वह जो प्रवणता है x y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है ये किसके बराबर? इस प्रवणता के दुगने का, यानी y+3/x+4 का दुगना। ये बात समझ आया? तो अवकल समीकरण हो गया कि नहीं हो गया? अरे अवकल समीकरण बना, हल निकालो तुरंत। हल कैसे निकालोगे? y को एक तरफ x को, तो dy अपान y+3 ये बराबर हुआ 2/2/x+4 इंटू dx। मान लेते इस समीकरण नंबर, समाकलन कर दें। समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन dy/y+3
बराबर इंटीग्रेशन, टू कांस्टेंट है बाहर ले लें साहब, x+4 dx, कांस्टेंट सी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन y+3, 2 ऐसे लिखोगे 1/x का log x+4, और जो कांस्टेंट है इसको भी हम log के रूप में लिख दे क्या, फिर इसको कांस्टेंट c1 मान लेते हैं ना, log c, क्योंकि अब सब log दिख रहा है तो इसको भी आप log में ही लेके चलो। अब ध्यान से देखो, हम इसे ऐसे लिख दें log y+3 बराबर, पावर चला जाएगा तो log x+4 का पावर 2 हो जाएगा, और जब log m प्लस log n होता है तो गुणा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यानी log x+4 का स्क्वायर प्लस log c, तो एक ही बार में कर दे, गुणा भी करके लिख दे यहीं पर c। अब बात समझ में आ रहा है नहीं, log m प्लस log n होगा तो log m इंटू n हो जाएगा ना, तो इंटू करके लिख दिए। अब इधर भी log इधर भी log हट जाएगा, तो यानी बच्चे कितना, y+3 इक्वल टू x+4 का स्क्वायर इंटू, अब c का वैल्यू निकालो, इधर इरेज कर दे, ये तो आपको समझने के लिए था, आप अपने मन से थोड़ा अच्छे से फिगर बना भी सकते हो, जरूरी नहीं कि वक्र जो वक्र वही टाइप का आप वक्र बनाओ, अपने मन से कोई भी एक वक्र बनाओ, थोड़ा साफ सुथरा फेयर में भी बना सकते हो। तो c का वैल्यू चूंकि वक्र किस पॉइंट से पास कर रहा है, यदि यह वक्र बिंदु -2,1 से गुजरता है, सवाल बोला है ना, ये बिंदु किससे गुजरता है, यह वक्र, तो आप लिखोगे चूंकि वक्र बिंदु -2,1 से गुजरता है, अतः जहां x वहां पर -2, जहां पर y वहां पर आप 1 रख सकते हो, तो जब रखोगे तो यह क्या हो जाएगा, इसे कुछ समीकरण मान लो, समीकरण नंबर 2, तो अतः समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, y की जगह 1 रखना है, 1+3 बराबर x कितना रखना है, -2, x जगह जब -2 रखोगे -2 + 4 होगा ना, -2 + 4 का होल स्क्वायर प्लस c, तो 4 बराबर 2 हुआ, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस c, तो c का वैल्यू तो कितना आ गया, 0, तो ले जाके जब रखेंगे तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, y+3 बराबर x+4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन होगा, ये किसका इक्वेशन होगा, y का पावर 1 है, x पावर 2 है, परवल है, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, कोई एक गोलाकार गुब्बारा है, गुब्बारा वैसे तो गोलाकार तो नहीं होता है, लेकिन होता भी है, कुछ गुब्बारा देखो होता है गोलाकार शेप में, तो अगर वो गुब्बारा है जैसे आपका फुटबॉल को भी तो आपने हवा भर के फुलाते हो कि नहीं फुलाते हो, तो वो भी गोलाकार है, मान लो बस ऐसा वो आपका फुटबॉल है रबर का, आप उसको हवा भरता चले जाओगे, गोला में ही तनता जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, तो उस प्रकार का कोई गोलाकार गुब्बारा है जिसको आप हवा भर के क्या कर रहे हो, फुला रहे हो, और उसका आयतन, सवाल बोला है उस गोलाकार गुब्बारे का आयतन स्थिर गति से बदल रहा है, मतलब उसका जब आप हवा भरोगे तो वो बढ़ता जाएगा, तो उसका आयतन बदलता रहेगा, तो आयतन एक कांस्टेंट तरीके से बदल रहा है, कांस्टेंट तरीके से बदलने का मतलब या तो 2 की स्पीड से, या तो 3 की स्पीड से, या तो 4 की स्पीड से, या तो 10 की स्पीड से, कांस्टेंट ही बदल रहा है ना। यानी आपको क्या दिया, आप मान लो, माना गोलाकार गुब्बारे का किसी समय आयतन क्या है, v है, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला, जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, आयतन परिवर्तन यानी dv/dt, ये क्या है, कांस्टेंट यानी c, कांस्टेंट को चलो हम यहाँ पर k मान देते हैं। अब ठीक है, सवाल में यही बोला है ना कि जो गोलाकार गुब्बारा है उसके आयतन कांस्टेंट तरीके से बदल रहा है, उसका आयतन बदलने का मतलब आयतन में परिवर्तन होगा, यानी dv/dt, ये क्या है, कांस्टेंट यानी k। फिर आपसे क्या बोला, यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, आरंभ का मतलब t = जब 0 है, आरंभ का मतलब स्टार्टिंग टाइम का मतलब जब t 0 है, तो कह रहा कि यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई यानी r बराबर 3, और 3 सेकंड बाद 6 इकाई, यानी जब समय 3 हो जा रहा है तो त्रिज्या कितना है, 6 इकाई, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या, यानी जब t का वैल्यू t लेना है उस समय r का वैल्यू कितना होगा, ज़्यादा समझ आ रहा है। तो यानी आपको यहाँ पर रेडियस भी मान के चलना पड़ेगा, तो आप लिख लो, माना गोलाकार गुब्बारे का किसी समय आयतन भी तथा त्रिज्या r है,
तथा त्रिज्या r है। हम आयतन को पहले लिख दिए, वरना हमें आयतन पहले त्रिज्या को लिखना चाहिए था, फिर आयतन को लिखना चाहिए। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि आपको ये दिया है ना dv/dt बराबर के, आपको पता क्या है, v बराबर क्या था, एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, dv अपान, अच्छा v की जगह कितना लिख दे, क्या 4/3 पाई r क्यूब अपान dt, यही क्या है कांस्टेंट के। तो आप पहले इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो 4/3 कांस्टेंट इसे क्या लोगे बाहर, पाई कांस्टेंट इसे क्या लोगे। अब r क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा 3r², लेकिन आपको टाइम के रिस्पेक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा dr/dt, ये कितने बराबर दिया है, बात समझ आ रहा है। देखो हमें क्या करना है कि आपको t और r में रिलेशन चाहिए, तो t और r में रिलेशन चाहिए, मतलब एक ऐसा समीकरण बनाओ जिसमें केवल t और क्या हो, r में, बात समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले ये तो एक अवकल समीकरण है, यहाँ से d और d गायब करना पड़ेगा, तभी तो r और t में समीकरण आएगा। और गायब करने का मतलब इसका हल निकाल दो। और हल कैसे निकालोगे, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, r सब एक तरफ, t सब एक तरफ, यानी 4 पाई इधर ही रहने दो, और r² है इधर ही रहने दो, dr इधर ही रहने दो, बाकी ये तो कांस्टेंट है, और dt सब एक तरफ, r वाले एक तरफ, t वाले एक तरफ हो गए। इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, क्योंकि मुझे d हटाना है ना, r और t में रिलेशन चाहिए। अजय भैया आपको r और t में रिलेशन चाहिए, तभी तो मतलब मिलेगा, तभी तो आप और r और t का वैल्यू रखोगे। तो r और t में रिलेशन चाहिए का मतलब d हटाना है, और d कब हटेगा, जब आप इंटीग्रेशन करोगे, बाकी आगे प्रोसेस। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, बोलो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो इसका समाकलन करो, 4 पाई कांस्टेंट है वैसे लिख लोगे, r² का इंटीग्रेशन करना है बराबर, के कांस्टेंट है वैसे बाहर लिखो, dt का इंटीग्रेशन करना है, प्लस एक कांस्टेंट क्या रख देते हैं c। तो 4 पाई r² का इंटीग्रेशन r⁻³ इक्वल टू के टी प्लस c। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के एक कांस्टेंट से ये दोनों को गायब करना, क्योंकि हमको रिलेशन केवल टी और आर में चाहिए। तो टी और आर में रिलेशन चाहिए का मतलब ये दोनों कांस्टेंट गायब करना। तो दोनों कांस्टेंट गायब कब होगा, आपको 2 चीज दिया है, उन दोनों से आप गायब कर सकते हो। चलो तो इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 2, चूंकि t बराबर 0 पर r बराबर 3, तो क्या आ जाएगा, रखो यहाँ पर t बराबर जब 0 रखोगे तो r की वैल्यू 3 रखो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में 3 का भाग 2 9 आएगा, और 9 चौक 36, तो 36 पाई ये बराबर हो जाएगा कितने के, c के। t का वैल्यू 0 का, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। और फिर आपको बोला है कि जब t बराबर 3 है उस समय r का वैल्यू कितना है, तो ये भी वैल्यू आप रखो यहाँ पर। तो जब r का वैल्यू 6 रखोगे तो कितना, देखो हम थोड़ा अलग से इधर पूरा भाग कर दे रहे हैं ना, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6 और अपान क्या है 3, यही बराबर k × t। तो क्या ये पहले 3 दूनी 6, 6 36 और 36 दूना 72, तो 72 में 4 का गुणा करो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 7 चौक 28, तो 288 पाई इधर ये बचा, और बराबर t का वैल्यू कितना रखना 3, तो कितना आ जाएगा बराबर 3k प्लस c, और c का वैल्यू चलो आप जान गए कितना 36 पाई, c का वैल्यू आपको पता है ना 36 पाई। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, 288 पाई बराबर 3k प्लस 36 पाई, 36 पाई इधर ले लो, तो जब 36 आके इधर घट जाएगा तो 2 5 2 से 52 पाई बराबर कितना 3 की, 3 से कैंसिल कर सकते हो, कट रहा है ना, 8 3 24 बचा 1 12, 3 चौक 12, तो के का वैल्यू आपको कितना मिला 84 पाई। तो आपको सी का भी वैल्यू मिला और आपको के का वैल्यू मिला, तो आप ये समीकरण में ले जाके रख दो। तो यानी समीकरण 2 से आप क्या बोल सकते हो, समीकरण 2 से 4 पाई r³ अपान 3 बराबर के का वैल्यू कितना है 84 पाई t प्लस c का वैल्यू कितना है 36 पाई। क्या पाई 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 से कैंसिल हो सकता है, अच्छा 4 कॉमन लेके इसको भी कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर बचे कितना r⁻³ बराबर 4 से कैंसिल करो, 4 दूनी 8 4 1 के 4 t प्लस 9 चौक 36, तो यही आपका क्या हुआ आंसर। आपका माने 3 उधर ले जाके गुणा भी आप कर सकते हो। अब देखो तो यहां से आप r का वैल्यू क्वेश्चन में आपको किस हिसाब से दिया है, r⁻³ बराबर ये इधर 3 का जाके गुणा हो जाएगा ना, जब 3 का गुणा करोगे 21 3 63 t होगा प्लस 3 9 27 हो जाएगा। हमें r का रेडियस पूछा था ना टाइम t पर,
आपको टाइम टी पर रेडियस पूछा है, तो आर का वैल्यू बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, 63t प्लस 27। अगर इधर पावर 3 है तो जाके कितना आ जाएगा, पावर 1/3। तो आपसे ये पूछा था, तो देखो आप टाइम का वैल्यू रखो, रेडियस आप पाओ। तो आपसे यही तो पूछा है कि किसी टाइम टी पर रेडियस कितना होगा, तो किसी टाइम टी पर जो रेडियस होगा वो, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं ये क्वेश्चन। चलो तो आपको पहले ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। जो बैंक में मूलधन में वृद्धि हो रही है, मूलधन वृद्धि मतलब आप मान लो कि माना मूलधन क्या है, मूलधन यानी पी, मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, तो हम इसे पी मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि जो मूलधन वृद्धि है यानी डीपी अपान डीटी, ये प्रश्न के हिसाब से बोला है, बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रश्नानुसार डीपी अपान डीटी, ये मूलधन वृद्धि, ये कितना है, 5% है। 5% किसका, मूलधन का ही तो 5% बढ़ेगा, तो यानी ये किसके बराबर है, पी का, अच्छा इसमें ये 5%, मैंने क्वेश्चन 21 का बोले थी, सॉरी इसमें। तो ये किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर, तो मतलब ये 5% ना होके कितना हो जाएगा, % हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, डीपी अपान डीटी बराबर हम इसे लिख सकते हैं पी इंटू आर अपान 100, यानी डीपी अपान, बस ये रहने दो या लिख दो इसे, डीपी अपान डीटी बराबर कितना, आरपी अपान 100। फिर क्या बोला है, यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, शुरू में कितना था 100 रुपया, और वो 10 वर्ष में क्या हो गया, दुगुना, यानी जब t बराबर 0 था उस समय रुपया कितना था प्रिंसिपल आपका 100। अरे यही बोला ना, 100 रुपया 10 वर्ष में दुगुना हुआ, यानी शुरू में हमने 100 रुपया रखा था और 10 वर्ष बाद जाके 200 हुआ। क्या मतलब है, तो यानी शुरुआत में जब t बराबर 0 था तो उस समय आपका 100 रुपया था, और 10 वर्ष बाद यानी t बराबर जब 10 हुआ उस समय दुगना होने का मतलब 200 हुआ, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आर का मान ज्ञात कीजिए, और आपको लाख 2 का वैल्यू दिया, चलो उसे हम बाद में करते हैं। पहले यहां से हमें, क्योंकि टी और पी में एक समीकरण बनाना पड़ेगा, तभी तो आप टी और पी को डील कर पाओगे। तो कैसे, यहां पर ये आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, पहले आप ये बता दो, आप लोग बताओ, आर कांस्टेंट वेरिएबल है, अरे ये तो वेरिएबल है ना, एबीसीडी अंग्रेजी वाले जो अक्षर होते हैं वो कांस्टेंट थोड़ा होते, तो वेरिएबल होते हैं, हाँ ये कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है उस, अच्छा तो यहाँ पर फिर पी कांस्टेंट हो गया, अगर टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, हाँ आर दिया है इसलिए, और हमने पी अपने मन से माना इसलिए, वो बिल्कुल नहीं। देखो ये आर है क्या, रेट है, दर है। अब ऐसा थोड़ा होगा कि बैंक आज 5% के दर से ले रहा है, कल 10% का एक ही का अपना रेट लगाएगा ना पूरे 10 वर्ष के दौरान या जितने भी वर्ष के दौरान। तो आर रेट है, रेट यानी दर, ये दर बदलेगा नहीं, एक बार जो फिक्स हो गया, डील हो गया कि इतने दर से मैं आपका रुपया बैंक में रखूंगा, वो दर बदलेगा नहीं, बात समझ में आया ना। तो चलो, तो यहाँ पर आर को कांस्टेंट जैसा बिहेव करना है, तो चलो पी को सब एक तरफ लो, यानी डीपी अपान ये पी गुणा इधर आके क्या आ जाएगा, भाग, बराबर आर अपान 100 इंटू डी, ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो आपका ये अवकल समीकरण हुआ, जो इसमें वेरिएबल आपका अलग अलग है, वेरिएबल अलग अलग होने का मतलब पी एक तरफ है और डी एक तरफ है। तो यहाँ आप क्या करो, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करो कितना आ जाएगा, डीपी अपान पी इक्वल टू आर अपान 100 dt, और इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट क्या करोगे सी 1 अपान पी का कितना हो जाएगा log p, और आर अपान 100 ये तो कांस्टेंट, इसको आप बाहर करो, अरे आज भी कांस्टेंट सब भी कांस्टेंट है ना, और dt का कितना हो जाएगा t प्लस सी। तो ये आपको p और t में एक रिलेशन मिला, आपको यहाँ से क्या c का भी वैल्यू हटाना है और आपको यहाँ पर r का वैल्यू हटाना है, क्योंकि आपसे सवाल में पूछा क्या है, आर का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा आपको आर का वैल्यू पूछा है, ठीक है, इसे आप कुछ मान लो समीकरण नंबर 2। अब जो वैल्यूज दिए आप इसमें लाके क्या रखो, तो चूंकि जब t बराबर 0 उस समय p बराबर कितना है 100 है, और रखो इसमें तो log 100, p की जगह 100 रखना है ना, तो 100 बराबर r अपान 100
इंटू टी का वैल्यू कितना रखना है 0 प्लस सी। तो log 100 का वैल्यू कितना होगा 100 का मतलब 10 का पावर 2, या आप इसे log 100 ही रहने दो ना। ऐसे अगर रखना है तो आप 10 का पावर 2 रख सकते हो, और जब 10 का पावर आगे आ जाएगा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा सी, तो यानी 2 log 10 इक्वल टू कितना आया सी। फिर उसके बाद आपसे क्या बोला है, ये जब t बराबर, चूंकि जब t बराबर 10 है उस समय p कितना था 200, तो फिर ये कितना आ जाएगा log p की जगह कितना रखना है 200 बराबर r/100 इंटू टी का वैल्यू कितना प्लस सी, और सी का वैल्यू आपको पता चल चुका। चलो अगले स्टेप में कर देते हैं। तो log 200 को मैं ऐसे लिख दे क्या log 2 गुणे 100, बोलो log 2 गुणे 100 लिख सकते हैं ना। और ये बराबर कितना हुआ 0 से कैंसिल हुआ r/100 प्लस सी, सी का वैल्यू आप रख दो 2 log 10, तो कितना log m इंटू n है, तो क्या हम इसे ऐसा रख दे log 2 प्लस log 100 बराबर r/10 प्लस 2 log 10 कर सकते हैं। और 2 log 10 एक काम करो, यहां पर भी log 100 है तो हम इसको इतने पे ही छोड़ देते हैं ना, log 100 बराबर सी, log 100 बराबर सी। अरे इसको वैसे रहने दी, ये तो आपका पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जहां सी था वहां पर 2 log ना लिख के पूरा कितना लिख दे रहे log 100, इसको भी हम कितना लिख दे रहे log 100, तो क्या ये log 100 आपका दोनों साइड से कैंसिल हुआ। और log 2 का वैल्यू, अब देखो यहाँ पर कुछ बेस नहीं, तो बेस क्या है आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, तो पहले आप इधर कॉपी करो फिर हम उसके आगे सॉल्व करें। अब ये कितना हो जाएगा log, अच्छा इसका वैल्यू आपको सवाल में कितना दिया है, log 2 का वैल्यू 0.6931, ये बराबर कितना है r/10 का बचा है ना, बाकी सब कुछ कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ से आपको रेट मिला कितना 10 का गुणा हो जाएगा, तो 10 मिले के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी 6.931। यहाँ से आपको क्या मिला, यानी अर्थात दर कितना हो जाएगा, अर्थात दर 6.931% होगा। आपसे दर पूछा था तो दर ही होगा, तो आंसर में 1 नहीं दिया है, ठीक है, आप समझ लेना। अगला क्वेश्चन देख लो, तो सेम ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 21, चलो पहले आप ये कॉपी करो फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेश में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। फिर वही आपको मूलधन लेके, मान लो शुरुआत में मूलधन कितना है, माना मूलधन कितना है P है, तो प्रश्नानुसार क्या है, सवाल के हिसाब से क्या बोला है कि जो मूलधन में वृद्धि है यानी dp/dt ये किसके बराबर है 5% वार्षिक की दर से। 5% किसका, मूलधन का ही तो 5% चलेगा, यानी p का 5%, यानी कितना हो जाएगा dp/dt ये बराबर होगा p का 5/100। तो यहां से आपको क्या मिला dp/dt बराबर p इंटू 5×100, तो p/20। इससे कुछ ये आपका एक अवकल समीकरण होगा कि नहीं हो गया। तो फिर इसमें इसके आगे क्या बोला है, इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं। तो जब 1000 जमा करा देते तो उसमें शुरुआत में आपने 1000 जमा किया है, यानी जब आपका टाइम 0 था उस समय आपका प्रिंसिपल कितना था 1000। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी जब समय आपका 10 होगा उस समय आपका यह अमाउंट कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और आपको दिया है क्या e का पावर 0.5 इक्वल टू 1.648, ठीक। सबसे पहले आपको p और t चाहिए, तो आप p और t में एक इक्वेशन बनाओ। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट dp/p इक्वल टू dt/20। ये समीकरण आपका क्या होगा एक। आपको p और t में रिलेशन चाहिए तो आप इंटीग्रेशन कर दो। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करोगे इंटीग्रेशन dp/p बराबर इंटीग्रेशन 1/20 कांस्टेंट वैसे लिखो dt प्लस कांस्टेंट जोड़ो c, तो 1/p का इंटीग्रेशन log p इक्वल टू 1/20 और dt का t प्लस कांस्टेंट c। तो आपको जो दिया है आप इसे मान लो समीकरण कर दो, तो चूंकि कितना हो जाएगा आपको देखो बोला है इसमें क्या कि जब शुरुआत में ये रुपया कितना था 1000, अरे आपको हम यहाँ पर लिखे थे ना, जब t बराबर कितना हो 0 उस समय प्रिंसिपल कितना था 1000, यानी शुरुआत में आपने 1000 रुपया जमा किया था।
तो अब ये दोनों वैल्यू इसमें ले जाके कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा log 1000 बराबर 1/20 इंटू टी का वैल्यू कितना 0 प्लस सी, तो सी बराबर कितना मिले यहाँ पर log 1000। अब इतने भी रख सकते हो या जरूरत पड़ने पर, क्योंकि 10 का पावर 3 लिख सकते हो इसे, तो आप इसे 3 log 10 भी लिख सकते। फिर आगे क्या बोला इसमें, कितने वर्ष बाद यह राशि ज्ञात कीजिए, 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी जब t इक्वल टू 10 हो उस समय आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो जब इसमें ले जाके t का वैल्यू 10 रखो, यानी यहां से क्या हो जाएगा log p बराबर t का वैल्यू 10 रखना है 10 बटे प्लस c। अब c का वैल्यू आप जान चुके कितना 3 लाख 10 ना, इतना लिख सकते हो, तो 3 लाख 10 यही हुआ, या आप इसको log 1000 ही रहने दो, ठीक है log 1000। ये दोनों log एक तरफ ले ले क्या, अरे ये दोनों log एक तरफ ले ले, तो जब ये दोनों log एक तरफ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा log p माइनस log 1000 बराबर 10 गुना 20 1/2 होगा, तो log m माइनस n होता क्या आता है log m अपान n, यानी p बटे 1000 बराबर ये कितना होगा 1/2। तो बेस यहाँ पर कुछ, क्योंकि आपको log हटाना है, तो जब बेस कुछ नहीं तो बेस कितना है, और बेस उधर जाके और यहीं से हटा सकते हो ना, तो बेस यानी किया जाएगा e का पावर, ये पूरा इधर आके 1/2 हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा यानी p बटे 1000। और आपको दिया e का पावर 1/2 यानी 0.5, और e का पावर 0.5 क्वेश्चन में दिया है कितना 1.648 ना, और ये बराबर कितना है p बटे 1000। तो क्या यहाँ से p बराबर, ये भाग इधर जाके क्या हो जाएगा, तो जब गुणा करोगे 3 0 3 0 हट जाएगा, तो 1648 इतना क्या रुपए, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। कोई जीवाणु समूह है वहां पर, अच्छा ये कब का जीवाणु संख्या दिया है, शुरुआत का कि बाद का, शुरुआत का, यानी जब आपको दिया है कि जब t बराबर 0 उस समय जीवाणुओं की संख्या हम n मान लेते हैं, n क्या है किसी समय जीवाणुओं की संख्या, कितना दिया ये 1 लाख, ठीक। 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 2 घंटे में, यानी जब समय कितना हुआ 2, उस समय इनकी संख्या क्या हो जाएगी 10% बढ़ जाएगा, यानी इतना तो था ही प्लस इतने का 10%। 10% का मतलब हम यहाँ पर चलो लिख देते हैं अगली स्टेप में। ये बात समझ में आया मैंने क्या लिखा, बोला है कि 2 घंटे बाद इनकी संख्या 10% बढ़ी। 10% बढ़ने का मतलब इतना तो था ही और प्लस हो गया, कितना प्लस होगा, कितना ज्यादा बढ़ा होगा इनका 10%, इतने का 10%। ये n क्या है आप मान लो, माना किसी समय जीवाणुओं की संख्या, किसी समय जीवाणुओं की संख्या n, बात समझ में आ रहा है ना, जीवाणुओं की संख्या मैंने क्या माना n। फिर आगे, अच्छा पहले इसे थोड़ा आप सॉल्व कर दो, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस गुणे 10 मतलब और बटे 100, 1 0 कटेगा, 1 0 यहां से बैलेंस होगा, 1 2 3 4 यानी 10,000 बचेगा, बोलो तो कितना हो जाएगा n बराबर 1,10,000। ये कब है, जब टाइम की वैल्यू कितना है 2। तो यानी शुरुआत में जीवाणु की संख्या 1 लाख है और 2 घंटे बाद जीवाणु की संख्या 1,10,000 हुआ। कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। आपसे वो टाइम पूछा है जब जीवाणुओं की संख्या क्या आ जाए 10 लाख, 2 लाख ना, 2 लाख हो जाए। फिर क्या बोला है, यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है, यानी जो जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष नहीं बोला तो समय के सापेक्ष बोला है। अगर किसी के सापेक्ष नहीं दिया तो समय के सापेक्ष दिया ना। तो कह रहा कि यदि जीवाणुओं की संख्या में जो वृद्धि की दर है या किसके अनुक्रमानुपाती है, उनकी संख्या की, उनकी संख्या को क्या माने n, समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती एक ही बात है ना। आपसे सवाल में यही बोला ना कि यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि उनकी जो परिवर्तन की, उनकी वृद्धि की दर, वृद्धि मतलब उनमें परिवर्तन ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है, उस बढ़ने का दर क्या है,
ये जो बढ़ने का दर है अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है किसके, उनकी संख्या की। तो संख्या को आपने क्या माना है n। तो क्या यहां से आप लिख सकते हो, ये आपको दिया है या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो dn अपान dt प्रोपोर्शनल का साइन डालोगे कांस्टेंट आएगा k इंटू। तो अगर हम n और टाइम में मतलब उसके संख्या और समय के बीच रिलेशन बता ले तो हम किसी टाइम पर उसका संख्या बता सकते। तो कैसे बताओ, dn अपान n ये किसके बराबर हुआ, k dt। ये मान लो समीकरण आपका एक हुआ, इसका हम क्या करेंगे समाकलन, जब समाकलन करोगे इसका क्या आ जाएगा log n, अरे 1 अपान n का log n, कांस्टेंट के है dt का क्या आ जाएगा t और प्लस कांस्टेंट। हमने दो स्टेप गायब किया, एक स्टेप मैंने लिखा नहीं समीकरण एक का समाकलन करने पर, और दूसरे पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते, हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। आप इतना कर रहे हो तो इतना कर सकते हो। अब बताओ, ये मान लो इसे समीकरण नंबर 2, आपको जो जो वैल्यूज दिए लाके इसमें रखो। कैसे, चूंकि n t बराबर 0 पर n बराबर 1 लाख, 1 लाख, तो रखो log 1 लाख बराबर t का वैल्यू 0 रखोगे कि कितना वैल्यू मिला c का। अब आ जाओ दूसरा रखो, दूसरा क्या बोला है, चूंकि t बराबर 2 पर n बराबर 1,10,000, तो ये वैल्यू ले जाके इसमें रखो। दिस इंप्लाइज दैट log n का वैल्यू है कितना 1,10,000 बराबर k इंटू टी, और t का वैल्यू कितने पर 2 पर, प्लस c, और c का वैल्यू आपने पाया कितना log 1 लाख। तो क्या ये प्लस log इधर आके माइनस हो जाएगा, तो log 1,10,000 बटे, क्योंकि माइनस log m माइनस log n पाने नहीं होता ना, तो मैं बटे में लिख देंगे कितना 1 लाख। ये बराबर कितना 2 के 3 जीरो, अच्छा 1 जीरो ये भी बैलेंस हुआ, यानी कितना आ जाएगा log 11/10। ये किसका वैल्यू है 2k का। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, k बराबर 1/2 log 11/10। तो आपको k का वैल्यू भी मिला। आपसे क्या पूछा है, वह टाइम बताओ जब ये संख्या कितना आ जाएगा। तो आओ, यानी हमें क्या पूछा है, t का वैल्यू पूछा है कब, जब n बराबर कितना हो 2 लाख। तो कहाँ रखें ये वैल्यू, इसी समीकरण से तो आपका सब काम हो रहा है ना। तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, log n का वैल्यू कितना रखना है 2 लाख बराबर k। अच्छा k का वैल्यू पता है क्या, k का वैल्यू कितना पता है 1/2 log 11/10, प्लस c का वैल्यू पता है क्या कितना, आप तो सब बता ही दे रहे हो इसमें, ये log n है ना, आपको टाइम चाहिए, तो ये तो k का वैल्यू अभी इंटू टी है, अरे इतना तो k का वैल्यू केवल हुआ इंटू टी, प्लस c का वैल्यू कितना है log 1 लाख, c का वैल्यू केवल 1 लाख है। ध्यान से देखो 1,10,000 नहीं है, c का वैल्यू कितना है केवल 1 लाख, तो 1। अब बस यहाँ से पक्षांतर करके आपको टी का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप ये कॉपी करो इतना, फिर हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, यानी log। अब ध्यान से देखो ये 2 लाख है और 1 लाख है, तो जब log m माइनस n होता है तो log m अपान n हो जाएगा। इतना बटे इतना करो कट के केवल 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 लाख में 1 लाख का भाग दो केवल 2 ही बचेगा। तो यहाँ से कितना हुआ log 2 बराबर, उधर कितना बचा 1/2 log 11/10 इंटू टी। क्या इसका गुणा इसमें कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 2 log 2 बराबर log 11/10 इंटू टी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से t बराबर, ये गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, तो 2 log 2 अपान log 11/10। अच्छा आप इसे चाहो log m अपान n को log m माइनस n भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। आप प्रॉपर्टी थोड़ा समझ के ध्यान से देखो, log m माइनस जब log n होता है तब इसे हम log m अपान n लिखते हैं, या log m अपान n। वैसे log m अपान log n नहीं है, यहाँ पर देखो log के अंदर m अपान n, तो ये बात ख्याल रखना है, अपान देख के तुरंत माइनस मत कर देना इसे। चलो तो अगर आपको ये कॉपी करना आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 इसका लास्ट है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे।
क्या है क्वेश्चन नंबर 23? बोला है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अवकल समीकरण क्या दिया है? dy बाई डी एक्स बराबर e का पावर x प्लस वाई। तो क्या यहाँ पर आप x और y को अलग अलग कर सकते हो? बोलो कैसे अलग हो पाएगा? अब ये पूरा इधर जाएगा उधर जाएगा, अलग अलग नहीं हो पाएगा ना। और यहाँ पर कैसे अलग हो पाएगा? वेरी गुड, e की पावर x प्लस जो y हो उसको e की पावर x इंटू है। तो यानी dy बाई डी एक्स बराबर आप इसे कर सकते हो e की पावर x इंटू e की पावर y। बेस सेम होगा, पावर तो जुड़ जाएगा। अब आप x तो कितना आ जाएगा? dy अपान e का पावर y इक्वल टू e के पावर x इंटू डी एक्स। कर दे इंटीग्रेशन, इसे आप मानो समीकरण एक इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करके प्लस ही कर दोगे ना, तो e की पावर y का e की पावर माइनस वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x। चलो एक काम करो, मैं अलग ही स्टेप में कर देते हैं। तो e की पावर x डी एक्स प्लस सी। अब e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या e की पावर माइनस वाई होगा, लेकिन अपान -1 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जो x की जगह e की पावर y होता तो आपका काम होता, y की जगह माइनस वाई है तो माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करके भाग देना पड़ेगा। e की पावर x का e की पावर x प्लस सी। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं? माइनस e की पावर माइनस वाई बराबर e की पावर x प्लस सी। अब इसी से मिलता जुलता आंसर अपना मिला लो। अच्छा, c को एक तरफ किया है, बाकी सबको एक तरफ है, यानी आप इसको लिख सकते हो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई बराबर सी। क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो जाएगा माइनस कांस्टेंट यहाँ कांस्टेंट लेंगे सी। तो ये कौन सा ऑप्शन है? e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई बराबर सी, यानी आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो फिर आज बस यहीं तक करते हैं। आपका जो अगला प्रश्नावली है उसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।